नमस्ते दोस्तों। हमारी YouTube चैनल पर अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, इसलिए हमें YouTube से कोई अर्निंग नहीं होती। अगर आप हमारी नई स्टोरीज और बाकी अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी सारी अपडेट्स वही शेयर की जाती हैं और हमारा VIP ग्रुप भी टेलीग्राम पर ही है। नई स्टोरीज और मेंबरशिप से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 401 किसकी इतनी हिम्मत। मेबैक कॉफी शॉप के सामने आकर रुकी। चूंकि यह एक वर्किंग डे था और अभी ऑफिस से छुट्टी का समय नहीं हुआ था, इसलिए कॉफी शॉप में सिर्फ गिने चुने ग्राहक ही थे। पहली मंजिल के एक कोने में एक कपल प्यार से बातें कर रहा था, जबकि दूसरी टेबल पर दो आदमी अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, जिनकी पीठ गेट की तरफ थी। उनके कंप्यूटर स्क्रीन देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी तरह का राइटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऑनलाइन नॉवेल राइटर्स। कॉफी शॉप में ऐसे नज़ारे आम बात थे, जहां कुछ राइटर्स कैफे में बैठकर अपने लैपटॉप पर नॉवेल टाइप करना पसंद करते थे। जब नक्श ने दुकान में एंट्री की और यह नज़ारा देखा, तो उसे अपने आप मोटे मोहित की याद आ गई, जिससे वह काफी समय से नहीं मिला था। उस लड़के ने कसम खाई थी कि वह ऑनलाइन राइटिंग की दुनिया का भगवान बनेगा। नक्श सोचने लगा कि आजकल मोहित की राइटिंग कैसी चल रही होगी। अरे, कुछ तो गड़बड़ है। वह पीठ से काफी जाना पहचाना लग रहा है। क्या वह मोटा मोहित नहीं है? नक्श, तुम यहाँ कैसे आ गए? अंजलि, जो काउंटर के पीछे खाली बैठी अपना फोन चला रही थी, उसने अपने प्यार को दरवाजे से अंदर आते देखा। उसका चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा और वह तेजी से आगे आए। उसे अपने दोनों कर्मचारियों और ग्राहकों की घूरती नजरों की कोई परवाह नहीं थी। वह बस सीधे जाकर नक्श के गले लग गई। एक पल की दूरी भी उसे सदियों जैसी लगती थी। ये खूबसूरत जवान औरत प्यार के लिए तड़प रही थी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नक्श ने प्यार से अंजलि की पतली कमर को छुआ। हाल ही में वह एलेना के परिवार को उनके टास्क पूरे करने में बिजी था और इस वजह से उसने अपने एनपीसी पर ध्यान नहीं दिया था। उसने इस हफ्ते के अपने एनपीसी टास्क भी पूरे नहीं किए थे। जैसे कि उसके सामने खड़ी एनपीसी अंजलि का टास्क बिल्कुल तैयार था। इस खूबसूरत औरत का टास्क हमेशा सीधा और काफी वाइल्ड होता था। इस हफ्ते वह फिर से नक्श की जादुई छड़ी को मिस कर रही थी। हालांकि इसका रिवॉर्ड काफी शानदार था, जो कि एक जूनियर इंडस्ट्री कार्ड निकला, जिसका मतलब था कई करोड़ों की संपत्ति। अगर किसी एनपीसी का टास्क पूरा नहीं किया जाता, तो ऐसा लग रहा था कि रिवॉर्ड जमा होते रहते हैं, जैसे बर्फ का गोला लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। मिसाल के तौर पर अंजलि के एनपीसी टास्क के लिए नक्श ने उन्हें एक हफ्ते तक पूरा नहीं किया था और अब दूसरे हफ्ते का रिवॉर्ड जूनियर इंडस्ट्री कार्ड में बदल गया था। अगर वह 3 हफ्ते तक टास्क पूरे नहीं करता, तो क्या रिवॉर्ड और भी बड़े नहीं हो जाते? नक्श अपने दिमाग में चुपचाप कैलकुलेशन कर रहा था। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए एनपीसी अंजलि का टास्क तीसरे हफ्ते तक नहीं पहुंचने वाला था। वह अन्य एनपीसी की स्थिति भी देख सकता था, जैसे कि क्यूट और हॉट डॉक्टर मानसी, जिससे भी उसने 2 हफ्ते से कोई गहरी मुलाकात नहीं की थी। उनकी सिर्फ व्हाट्सएप पर बात हुई थी। दीदी, आप भी यहाँ हैं। जब अंजलि नक्श के गले लगी हुई थी, तो उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। पहले तो उसने पूरे दिल से इस पल को महसूस किया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन आशिका ठीक नक्श के पीछे खड़ी है। हाँ नक्श सर, और मैंने अभी एक मीटिंग खत्म की है, तो उन्होंने कहा कि हम इधर से होते हुए चलेंगे। आशिका ने सफाई दी। तो आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे? चलो पहले ऊपर वाले प्राइवेट रूम में चलते हैं। अंजलि ने बेमन से नक्श को छोड़ा। मैं एक अमेरिकानो लूंगी, बिना शक्कर के। आशिका को कॉफी का असली टेस्ट पसंद था, इसलिए वह ज्यादातर अमेरिकानो ही पीती थी। मैं चाय लूंगा, गोजी क्राइसेंथेमम चाय। हालांकि नक्श की मदद के लिए सिस्टम था, लेकिन फिर भी वह अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान दे सकता था। ठीक है, आप दोनों पहले ऊपर जाओ। अंजलि मान गई और फिर खुद ऑर्डर तैयार करने चली गई। नक्श तुरंत ऊपर नहीं गया, बल्कि उसने मोटे मोहित की तरफ देखा, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वह और उसका साथी दोनों हेडफोन लगाए हुए थे और टाइपिंग में मगन थे। उन्हें यहाँ क्या हो रहा है, इस बात की कोई खबर नहीं थी। नक्श उनके पास जाकर हेलो बोलना चाहता था, क्योंकि उनसे मिले हुए काफी समय हो गया था। लेकिन उन्हें अपने काम में डूबा हुआ देखकर उसने उन्हें डिस्टर्ब न करने का फैसला किया और आशिका के साथ ऊपर चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि वह मोहित से बाद में बात करेगा, क्योंकि उनकी हालत देखकर नहीं लग रहा था कि वे जल्दी जाने वाले हैं। वे दोनों एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़े और सबसे अंदर वाला प्राइवेट रूम चुना।
इस कैफे के सभी प्राइवेट रूम पहले ही नक्श और अंजलि द्वारा अनलॉक किए जा चुके थे, इसलिए नक्श यहाँ के लेआउट से बहुत अच्छे से वाकिफ था। प्राइवेट रूम में घुसने के बाद उसने आशिका को लीड करना शुरू किया। हालांकि आशिका अभी भी थोड़ी झिझक रही थी क्योंकि वे उसकी बहन के कैफे में थे और उसकी बहन ठीक नीचे थी। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन भी जल्द ही ऊपर आने वाली है, इसलिए वह खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी। लेकिन नक्श सर के पूरे पावर में आने के बाद उनके जादू के आगे वह पूरी तरह से पिघल गई और उसने जगह की परवाह करना ही छोड़ दिया। प्राइवेट रूम में मचने वाला शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। जब तक अंजलि खुद ट्रे लेकर ऊपर आई, तब तक आवाज सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। उसे अपनी बहन और अपने आदमी के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ऐसी आवाजें सुनकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उल्टे उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। उसने ट्रे के किनारे को कसकर पकड़ा और फिर प्राइवेट रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। प्राइवेट रूम के दरवाजे के बाहर एक पल रुकने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खोल दिया। नीचे की तरफ मोटे मोहित ने, जिसने अभी अभी एक चैप्टर खत्म किया था, अपना हेडफोन उतारा और फिर अपने बगल में रखी कॉफी का एक घूंट लिया। उसके साथ टाइप कर रहा आदमी भी एक ऑनलाइन नॉवेल राइटर था जिसे डार्क शैडो के नाम से जाना जाता था। वह कुछ अपने पेन नेम जैसा ही दिखता था, उसकी स्किन काफी डार्क थी और वह किताबें लिखने वाले से ज्यादा कोई मजदूर लगता था। दोनों राजकोट के राइटर्स थे और वे अक्सर कैफे में एक साथ लिखने का प्लान बनाते थे। हाल ही में डार्क शैडो को पता चला था कि इस कैफे की ओनर बहुत खूबसूरत है, जो एक परफेक्ट और हॉट हाउसवाइफ जैसी दिखती है, जिसकी वजह से वह लगातार कई दिनों से यहां आकर लिख रहा था, यहां तक कि उसने अपने दोस्त मोटे मोहित को भी साथ आने के लिए मना लिया था। डार्क शैडो और मोटे मोहित जैसे वेब नॉवेल राइटर्स के लिए, जो अक्सर ठरकी होते थे, ऐसी खूबसूरत ओनर का होना बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। दोनों को लगता था कि इस कैफे में उनकी राइटिंग स्पीड काफी बढ़ गई है। बेशक उनके ख्याल सिर्फ उनके मजाकिया ख्यालों तक ही सीमित थे। ज्यादातर वेब नॉवेल राइटर ऐसे ही होते हैं, काफी शर्मीले। आप उनसे कहानी में कोई भी हॉट सीन लिखवा सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में किसी खूबसूरत लड़की से बात करते हुए उनके पसीने छूट जाते हैं। मोटे मोहित ने कैफे में नजर दौड़ाई, उसकी निगाहें उस खूबसूरत ओनर को ढूंढ रही थीं। लेकिन उसे निराशा हुई, वहां कोई नहीं था। शायद ओनर बाहर गई होगी। मोटे मोहित ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी कॉफी का एक और घूंट लिया, लेकिन तभी उसे ऊपर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जो कोई सिर्फ विदेशी एडल्ट वीडियो में सुनने की ही उम्मीद कर सकता था। मोटे मोहित ने अपनी एक भौं उठाई, उसे लगा कि वह अजीबोगरीब सीन लिखने की वजह से ख्याली पुलाव पका रहा है। उसने अपना गोल सिर थोड़ा हिलाया, फिर अपने कान खड़े करके ध्यान से सुना। वह आवाज न सिर्फ गायब नहीं हुई, बल्कि और भी साफ हो गई। शिट, क्या मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है? मोटे मोहित ने जल्दी से डार्क शैडो को अपनी कोहनी मारी। क्या हुआ? डार्क शैडो ने अपना हेडफोन हटाया और मोहित को शक की निगाह से देखा। सुनो, मोटे मोहित ने ऊपर की तरफ इशारा किया। क्या? डार्क शैडो ने शक के साथ अपने कान खड़े किए। फिर हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे भाई, किसकी इतनी हिम्मत है? कहीं ये कैफे वाली बॉस तो नहीं? मैंने उसे नीचे नहीं देखा। मोटे मोहित ने फुसफुसाते हुए अंदाजा लगाया। डैम, अब जब तुम बोल रहे हो तो लग तो उसी की आवाज रही है। डार्क शैडो सदमे में था और उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि वह खूबसूरत ओनर सच में कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरा तो दिल ही टूट गया। वो किस्मत वाला हरामी कौन है? डार्क शैडो ने जलन भरी नजरों से छत की तरफ देखा। वो तो किसी नोवेल की हीरोइन जैसी है, लेकिन इस प्लॉट को देखकर मुझे लगता है कि मैं इसे अपनी किताब में डाल सकता हूं। मोटे मोहित ने थरकी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं अब और नहीं सुन सकता। अगर मैं सुनता रहा तो मुझे वॉशरूम की तरफ भागना पड़ेगा। डार्क शैडो ने अपना सिर हिलाते हुए अपना हेडफोन लगा लिया, लेकिन 2 सेकंड से भी कम समय में उसने उसे फिर से उतार दिया। ये तो नशा है, लानत है, मैं अभी भी सुनना चाहता हूं। डार्क शैडो ने एक बार फिर सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। कितनी जलन हो रही है। पता नहीं कौन सा बड़ा आदमी इतने मजे ले रहा है। वो आवाज, तस्क तस्क। मोटे मोहित ने अपनी डबल चिन पर हाथ रखते हुए जलन के साथ ऊपर देखा। हमेशा एक जगह बैठकर काम करने वाले एक मोटे नर्क के रूप में ऐसी आवाजें निकाल पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। वह सिर्फ जल सकता था। अरे, ये 2 लोगों की आवाज लग रही है। मुझे 2 अलग अलग आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? डार्क शैडो, जो पूरे ध्यान से सुन रहा था, उसने एक नई खोज की और उसकी छोटी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं।
सिर्फ एक खूबसूरत ओनर का ख्याल ही उसे जलन से तड़पा रहा था, और यह सोचना कि वहां एक और औरत है। उसने सोचा था कि ये दो लोगों का मैच है, लेकिन ये तो 3 खिलाड़ियों वाला कोई अलग ही गेम निकला। ये तो हद से ज्यादा रोमांचक था। सच में दो अलग अलग लड़कियों की आवाजें लग रही हैं। हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस सच में अपने आदमी को किसी और के साथ शेयर कर रही हो? मोटा मोहित पूरी तरह से सन्न रह गया, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इस कैफे की ओनर जितनी खूबसूरत औरत, अगर एक भी मिल जाए तो वह अपनी जिंदगी के 10 साल खुशी खुशी कुर्बान कर देगा। दो की तो बात ही छोड़ दो। चलो अपनी जगह बदलते हैं। मुझे देखना है कि वो महान आदमी कौन है, और अगर हो सका तो मैं वहीं उसके पैरों में गिरकर उसे अपना गुरु मान लूंगा। डार्क शैडो ने अपनी सीट को इस तरह एडजस्ट किया कि ऊपर से नीचे आने वाला कोई भी इंसान सीधा उसकी नजरों में आ जाए। मोटा मोहित भी खिसक कर उसके साथ बैठ गया। जाहिर है वह भी ऊपर वाले उस भाई की इस शानदार परफॉर्मेंस को लेकर बहुत एक्साइटेड था। आदमी होने के नाते जलन के अलावा वे बस चुपचाप जल ही सकते थे। वे दोनों बेसब्री से सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। काफी देर बाद ऊपर आखिरकार शांति छा गई। वे दोनों अपने आप सीधे होकर बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि किसी भी पल वह महान आदमी नीचे उतरेगा। मोटे मोहित और डार्क शैडो के दिमाग में उस धमाकेदार एंट्री के लिए एक कूल सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा था। आखिरकार ऐसी धांसू एंट्री के लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक का होना तो बनता था। जब वे दोनों बेकाबू होकर एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रहे थे, तभी दूसरी मंजिल से सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई, जिससे उन दोनों की गर्दनें अपने आप उसी तरफ घूम गईं। अगले ही पल अंजलि, वो हसीन कैफे ओनर, उनकी नजरों के सामने आए। वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अपने बालों को कानों के पीछे कर रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा खुशी से दमक रहा था। मोटे मोहित और डार्क शैडो ने लगभग एक साथ गहरी सांस ली, इस बात का अफसोस करते हुए कि ओनर के इस दमकते चेहरे के पीछे का कारण उनमें से कोई नहीं था। अंजलि का मूड इस वक्त नेचुरली बहुत अच्छा था। वह काफी समय से यह चाहती थी और आज आखिरकार उसकी मुराद पूरी हो गई थी। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी और एक और राउंड के लिए ऊपर जाने से पहले थोड़ा आराम करने का प्लान बना रही थी। या तो कोई नई जगह ढूंढो या फिर यही गेम चालू रखो, लेकिन जो भी हो, आज आखिरकार मैंने अपने आदमी को पकड़ ही लिया है और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। अगर पहले की बात होती तो शायद अंजलि उसे रोकने के लिए इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, लेकिन आज बात अलग है। उसके पास बैकअप था। कौन सा आदमी इतने शानदार ऑफर को ठुकरा सकता है? श्वेता, एक और गोजी क्राइसेंथेमम चाय बनाना। गोजी बेरीज थोड़ी ज्यादा डालना। अंजलि बार काउंटर के पास गई और अपनी कर्मचारी श्वेता को निर्देश दिया। ठीक है मैम। श्वेता ने जल्दी से हामी भरी और तेजी से चाय बनाने चली गई। उसके और एक दूसरी कर्मचारी पूजा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वे लगभग हर हफ्ते इस दौर से गुजरती थीं। लेकिन आज का मामला थोड़ा अलग था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर उनकी बॉस के अलावा कोई और भी है। अब ये बात तो सच में बम फोड़ने वाली थी। हालांकि श्वेता और पूजा ने सिर्फ चुपचाप इस ड्रामे के मजे लिए। वे दोनों अपनी इस चिल जॉब को बचाए रखना चाहती थीं। चूंकि कैफे में कभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी और न ही यह बिल्कुल खाली रहता था, इसलिए उन पर काम का कोई खास बोझ नहीं था। फिर भी उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी और उनकी बॉस अंजलि भी बहुत अच्छी थी। ऐसे में सिर्फ कोई बेवकूफ़ी नौकरी छोड़ने की सोचेगा। उसी वक्त ऊपर से फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। आशिका, जो हल्के पीले रंग की फॉर्मल ऑफिस ड्रेस पहने हुए थी, वह भी सीढ़ियों से नीचे आए। मोटे मोहित और डार्क शैडो की आंखें तुरंत हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि जो औरत नीचे आई थी वह विदेशी वीडियो में दिखने वाली उन नकली ऑफिस ब्यूटीज से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, और उसमें से एक पके हुए रसीले आलू जैसी मैच्योर वाली फीलिंग आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह हसीना कुछ कुछ उस हॉट कैफे ओनर से भी मिलती जुलती लग रही थी। क्या ये दोनों बहनें हो सकती हैं? मोटे मोहित और डार्क शैडो ने एक दूसरे को देखा और दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया। फिर वे एक बार फिर चौंक गए। उसी वक्त ऊपर वाले उस महान गुरु के लिए उनकी इज्जत आसमान छूने लगी। वो तो सच में हमारी जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल है। डार्क शैडो ने जज्बाती होते हुए कहा और फिर मोटे मोहित से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मोहित भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, जब वो महान गुरु नीचे आएगा तो मैं उसे अपना उस्ताद मानकर ही रहूंगा। अगर वो नहीं माने तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ी अच्छी बातें बोल दोगे? अरे, मोटा मोहित कंफ्यूज था। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं। बस मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोल देना, उसे जानना जरूरी थोड़ी है।
डार्क शैडो ने सीरियस होकर कहा। ठीक है फिर, मैं बाद में ट्राई करूंगा। मोटे मोहित ने सिर हिलाया। फिलहाल के लिए वो मान गया था, लेकिन उसके जैसे सोशल एंजाइटी वाले इंसान के लिए यह अभी भी बहुत बड़ा काम था। जब वे दोनों एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, तभी ऊपर से एक बार फिर कदमों की आवाज सुनाई दी। वे दोनों जल्दी से ऊपर देखने लगे। इस बार पक्का वो महान गुरु की एंट्री मार रहा था। उन दोनों के दिमाग में एक साथ दो धांसू बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगे। अगले ही पल हर्मीस का सूट पहने एक आदमी कैजुअल अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरा। इस आदमी को देखकर डार्क शैडो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। हाँ, यही वो आदमी है जिसे मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। लंबा, हैंडसम और एकदम किलर स्टाइल। डार्क शैडो के इस एक्साइटमेंट के उलट मोटा मोहित सदमे में वहीं खड़ा रह गया। अरे भाई, नक्श! ये तो नक्श है। मोटा मोहित खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। नक्श की उसके दिमाग पर गहरी छाप थी। उस बंदे ने उसे 7 लाख की टिप दी थी। एक टॉप डोनेटर, वो उसे कैसे भूल सकता है। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऊपर मौजूद वो महान गुरु उसका टॉप डोनेटर निकलेगा। मोहित भाई, आप सच में मेरे गुरु को जानते हो? डार्क शैडो ने मोहित की बात सुनकर हैरानी से पूछा। गुरु? अबे, तूने अभी से उसे बुलाना भी शुरू कर दिया। मोटे मोहित ने अपने साथी को ऐसे देखा जैसे उसके पास बोलने के लिए शब्द ही ना बचे हों। फिर वह उठा और नक्श की तरफ चला गया। नक्श भाई, बहुत दिनों बाद दिखे। मैं तुम्हें अभी हेलो बोलने ही वाला था, लेकिन देखा कि तुम बिजी हो, इसलिए मैं पहले ऊपर चला गया। नक्श ने मुस्कुराते हुए मोहित के कंधे पर हाथ थपथपाया। आजकल क्या चल रहा है? वही पुराना, बस टाइपिंग में लगा हूँ। आजकल शॉर्ट ड्रामा काफी हिट चल रहे हैं। नॉवेल लिखने के साथ साथ मैं शॉर्ट ड्रामा के लिए स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ। मोहित ने साफ साफ अपना हाल बताया। हम तो अब तुम स्क्रिप्ट राइटर बन गए हो। नक्श ने सिर हिलाया, इस बात को मानते हुए कि पिछले 1 साल में शॉर्ट ड्रामा सच में काफी पॉपुलर हो गए थे। जिन लोगों ने शुरुआत में शॉर्ट ड्रामा बनाना शुरू किया था, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब इस लाइन में घुसने में बहुत देर हो चुकी थी। किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। जब आपको न्यूज से पता चलता है कि किसी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है कि उसमें एंट्री करने का सही समय पहले ही निकल चुका है। मोहित भाई, अपने गुरु से हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तो डार्क शैडो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए आ गया। गुरु? नक्श ने डार्क शैडो को कंफ्यूजन भरे चेहरे से देखा। यह आदमी मिलते ही किसी को गुरु क्यों बुला रहा था? नक्श भाई, यह विनीत है, ये भी एक राइटर है। इसका पेन नेम डार्क शैडो है। मोहित ने तुरंत डार्क शैडो के बैकग्राउंड के बारे में बताया। नक्श भाई, क्या मैं आपको अपना गुरु मान सकता हूँ? बिल्कुल उस फिल्म के डायलॉग की तरह, आपके लिए मेरी इज्जत एक बहती नदी की तरह कभी न खत्म होने वाली है। विनीत ने पूरे जोश के साथ कहा। नक्श के सामने वह इतना नर्वस नहीं लग रहा था। वह सच में नक्श की इज्जत करता था और उससे कुछ सीखना चाहता था। उसका शिष्य बनने का शौक सिर चढ़कर बोल रहा था। नक्श के पास कहने को कुछ नहीं था। मिलते ही शिष्य बनने के लिए पूछना काफी अजीब था, खासकर तब जब वह विनीत जैसा लंबा और डार्क लड़का हो। अगर वह शिवानी जैसी कोई खूबसूरत पुलिस ऑफिसर होती, तो वह शायद बेमन से ही सही, लेकिन मान जाता। सॉरी, मैं कोई शिष्य नहीं बनाता। नक्श ने हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ, विनीत निराश लग रहा था और फिर बड़बड़ाया। मुझे बस लगा कि नक्श भाई जैसे इतने स्मार्ट और टैलेंटेड इंसान का कोई शिष्य न होना कितनी बदकिस्मती की बात होगी। नक्श की भौहें हल्की सी उठी। इस तरह की मक्खन लगाने वाली बातें सच में सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। कोई ताज्जुब नहीं कि पुराने जमाने में कई राजा अपने मंत्रियों का इस्तेमाल करते रहते थे, भले ही उन्हें पता होता था कि वे धोखेबाज हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इमोशनल सपोर्ट दे सकते थे। वे वही कहते थे जो राजा सुनना पसंद करता था, उन कुछ मंत्रियों की तरह नहीं जो कड़वी सलाह देने की हिम्मत करते थे। चलो फिलहाल के लिए तुम्हें एक मानद शिष्य बना लेते हैं, फिर कुछ समय बाद देखेंगे। नक्श ने उसी वक्त अपना मन बदल लिया। ठीक है गुरुजी, मैं पक्का अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। विनीत बहुत खुश था, उसके सांवले चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। नक्श ने दोनों के साथ कुछ देर और कैजुअल बातें की, फिर दोनों बहनों आशिका और अंजलि के साथ कैफे से निकल गया। पहले जब वे ऊपर थे, नक्श और आशिका ने बात कर ली थी और रिवरफ्रंट पार्क जाने का फैसला किया था, जो उन दोनों की जानी पहचानी जगह थी। अंजलि को ये बात बताने के बाद वह भी खुशी खुशी राजी हो गई। रिवरफ्रंट पार्क में कार के अंदर का माहौल कैफे के प्राइवेट रूम से कहीं ज्यादा शानदार और एक्साइटिंग था।
मोहित भाई, तुम्हें क्या लगता है गुरुजी दोनों भाभीियों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? विनीत तुरंत अपने रोल में आ गया, न सिर्फ गुरुजी बुलाने लगा बल्कि भाभियां भी कहने लगा। मुझे कैसे पता होगा, लेकिन नक्श भाई सच में कमाल हैं। एक ही वक्त पर इतनी खूबसूरत दो हसीन लड़कियों का होना। मोटे मोहित ने आह भरते हुए कहा, उसकी आंखों में अभी भी जलन साफ दिख रही थी। इसीलिए मुझे गुरुजी से सीखना है। विनीत ने अपना सांवला चेहरा छूते हुए सोच में डूबे होने का नाटक किया। तुम्हें पहले अपनी 3 मिनट वाली प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए। मोहित ने हंसते हुए मजाक उड़ाया। डैम, तुम्हें पहले खुद को बदलना चाहिए, विनीत ने पलटकर जवाब दिया। मेबैक के अंदर आशिका कार चला रही थी और अंजलि को भी लगा कि नक्श के साथ अकेले पीछे बैठना सही नहीं होगा, इसलिए वह अपनी बहन का साथ देने के लिए पैसेंजर सीट पर बैठ गई। हाल ही में हुई घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों बहनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। नक्श चुपचाप हाल ही में हुए एनपीसी टास्क से मिले रिवॉर्ड की गिनती कर रहा था, 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक जूनियर इंडस्ट्री कार्ड। नक्श अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचा रहा था ताकि वह अपने माता पिता के लिए उन्हें 10 के बदले 1 के रेशियो में बदल सके, जिससे उन्हें एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी मिल सके। जहां तक जूनियर इंडस्ट्री कार्ड की बात है, उसने तुरंत इसे रिडीम करने के लिए क्लिक किया। डिंग, इंडस्ट्री कार्ड रिडेम्पशन जारी है। डिंग, होस्ट को बधाई, आपने 88 करोड़ की संपत्ति प्राप्त की है। विंचेजर लग्जरी कार्स। नोटिफिकेशन सुनते ही नक्श ने तुरंत ऑनलाइन विंचेजर लग्जरी कार्स के बारे में चेक किया। ये कारों की बिक्री करने वाली एक कंपनी थी, लेकिन ये सिर्फ पुरानी लग्जरी कारों और लग्जरी कारों की विदेश से खरीदारी करने वाली सर्विसेज में ही डील करती थी। दूसरे शब्दों में, कंपनी के कस्टमर्स काफी खास थे। ये सिर्फ अमीरों की सर्विस करती थी, कम से कम जो लोग अपर मिडिल क्लास में आते थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नक्श का मूड बहुत अच्छा था और उसने अनजाने में अंजलि की तरफ देखा जो पैसेंजर सीट पर बैठी थी। एनपीसी टास्क को पूरा करना सच में फायदेमंद था। शायद उसे बचे हुए सभी एनपीसी टास्क पूरे कर लेने चाहिए। नक्श ने मन ही मन सोचा। बड़ी साली आशिका काफी तेज कार चला रही थी। उसकी उम्र की औरतों की अक्सर बहुत सी जरूरतें होती हैं, खासकर जब एक बार बांध टूट जाता है तो इन चीजों के लिए उनकी प्यास और भी बढ़ जाती है। इसलिए वह जल्दी से उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। उसकी तेज ड्राइविंग की वजह से कार जल्द ही अपनी जगह पर पार्क हो गई। फिर वो दोनों बहनें पिछली सीट पर आ गईं। मेबैक के प्राइवेसी वाले शीशे बहुत शानदार थे और अंदर बैठे तीनों लोग बिना किसी रोक टोक के मजे ले रहे थे। उन्हें किसी के झांकने या फोटो खींचे जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था। और जब मेबैक पागलों की तरह हिल रही थी, तभी पास में एक काली बीएमडब्ल्यू धीरे से आकर रुकी। सत्येंद्र ने फिर से अपना पार्टनर बदल लिया था। इस बार वह उस औरत के साथ था जिससे वह काम के सिलसिले में मिला था। वह शादीशुदा थी, लेकिन इससे उनकी जान पहचान को गहरा होने में कोई दिक्कत नहीं आई। मिस्टर सत्येंद्र, उधर देखिए। पैसेंजर सीट पर बैठी औरत ने हिलती हुई मेबैक को देखा और हंसते हुए उसकी तरफ इशारा किया। मन ही मन सोच रही थी, मुझे भी एक मेबैक में मजे करने हैं। बदकिस्मती से जो आदमी मेबैक चलाता है वह उसे दूसरी बार मुड़कर भी नहीं देखेगा, एक शादीशुदा औरत को। बेशक इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह सत्येंद्र जैसे व्हाइट कॉलर वर्कर से ऊपर किसी को अट्रैक्ट करने लायक नहीं थी। सत्येंद्र ने अपनी सीट बेल्ट खोली। वह पहले से ही बेताबी से अपना एक हाथ उस औरत के ब्लाउज के अंदर डाल चुका था। उसने हंसते हुए कहा, यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है। ये कहते हुए उसने मेबैक की तरफ देखा, उसके जोर जोर से हिलने को नोटिस किया और चिढ़ाते हुए बोला, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। मिस्टर सत्येंद्र, आप बहुत शरारती हैं, उस औरत ने नखरे दिखाते हुए कहा, और फिर वे दोनों पिछली सीट पर चले गए। कुछ ही देर बाद बीएमडब्ल्यू के अंदर का तूफान शांत हो गया। सत्येंद्र ने चुपचाप एक सिगरेट जलाई, जबकि उस औरत के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह कहना चाहती थी, डैम, तुम बहुत जल्दी खत्म हो गए। तुमने यहाँ आते वक्त अपनी ताकत की बहुत डींगे हाँकी थी, लेकिन आखिर में बस इतना ही। उसने पास खड़ी मेबैक की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो अभी भी पागलों की तरह हिल रही थी, और उसे जलन महसूस होने लगी। मिस्टर सत्येंद्र, लगता है कि उनका खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वह औरत जो सीधे शिकायत करने में शर्मा रही थी, उसने बहुत ही चालाकी से इशारों इशारों में अपनी बात कह दी, जिसका सीधा सा मतलब था, देखो, उनका अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो बाद में शुरू किया था, हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। सत्येंद्र ने धुएं का एक छल्ला उड़ाया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं।
हालांकि कार के इतने ज्यादा हिलने और इतने लंबे समय तक चलने की वजह से उसे अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। ये नक्श सर की परफॉर्मेंस को टक्कर दे रहा था। सत्येंद्र मन ही मन पुरानी यादों में खोने से खुद को रोक नहीं पाया और अनजाने में उन दिल तोड़ने वाले पलों को याद करने लगा जो उसने देखे थे। उसकी एक्स वाइफ और वो छोटी और बड़ी बहनें जिन पर उसकी बुरी नज़र थी, ऐसा लग रहा था कि वो सब उस आदमी पर फिदा हो गई थी। ये सोचकर ही उसके दिल से खून बहने लगता था। एक सिगरेट खत्म हो चुकी थी। सत्येंद्र ने कार का शीशा नीचे किया और सिगरेट का टुकड़ा बाहर फेंक दिया। फिर उसने एक बार और मेबैक की तरफ देखा। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, एक ऐसी फीलिंग जिसने उसे न चाहते हुए भी नक्श के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस पार्टी ने कभी कोई मेबैक नहीं चलाई थी और उसने जिज्ञासा से मेबैक के अंदर करीब से देखा। हालांकि पीछे के प्राइवेसी वाले शीशे बहुत डार्क थे, फिर भी कोई अंदर एक इंसान की हल्की सी परछाई देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वहां सिर्फ दो लोग नहीं हैं। शिट, इस मेबैक का ओनर तो सच में कमाल का है, सत्येंद्र ने हैरानी से कहा। इस समय वह औरत जो वहां की हर एक चीज पर नजर रख रही थी, उसने भी इसे नोटिस किया और हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए बोली, मिस्टर सत्येंद्र, उस कार में 2 से ज्यादा लोग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां 3 लोग हैं। हाँ, मैंने भी देखा। सत्येंद्र ने सिर हिलाया और सोचते हुए कहा, वह मेबैक पक्का टॉप मॉडल होगी, जिसकी कीमत ऑन रोड 1 करोड़ से ज्यादा होगी। अमीर लोग सच में मजे लेना जानते हैं। उस औरत को पता था कि मेबैक महंगी होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कार 1 करोड़ की है, और वह तुरंत अंदर बैठी औरतों से और भी ज्यादा जलने लगी। इतने सारे लोगों के साथ एक के और आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? उसने मन ही मन सोचा। उसने ये तक सोच लिया कि क्या उसे उस मेबैक ओनर से जान पहचान बनाने का कोई मौका मिल सकता है। कुछ देर ग्रुप में फालतू बातें करने के बाद मेबैक ने आखिरकार हिलना बंद कर दिया। सत्येंद्र, जिसे अपने सीने में घुटन महसूस हो रही थी, उसने भी राहत की सांस ली। शिट, आखिरकार यह खत्म हो ही गया। अगर मैं इस कार को नहीं जानता तो मुझे लगता कि अंदर सच में नक्श सर ही है। सत्येंद्र ने मन ही मन गालियां दी, लेकिन अगले ही पल वह जैसे पत्थर का बन गया। क्योंकि उसी वक्त मेबैक का पिछला दरवाजा खुला और फिर एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला। वह उसकी एक्स वाइफ अंजलि थी। पहले भी ऐसा ही नजारा देख चुके होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, बस उसके सीने में हल्की सी घुटन हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसके सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। क्योंकि जो इंसान अंजलि के पीछे बाहर निकला वह उसकी बड़ी बहन आशिका थी। हो ही नहीं सकता ये। अरे भाई, इस एक्स पति ने नक्श को अंजलि और उसकी बहन आशिका को अलग अलग यहाँ कार में मजे के लिए लाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें एक साथ यहाँ लाना उसकी सोच से भी परे था। यह तो वो चीज थी जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। जब उसने अपनी पत्नी की बुआओं पर बुरी नजर डाली थी तो उसने सोचा था कि उन दोनों को छुपकर एक साथ पाना ही बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी अब नक्श सच में दोनों बहनों को यहाँ ले आया था। पैसा कमाना इंसान को कुछ भी करने की आज़ादी देता है। एक्स पति ने मिली जुली फीलिंग्स के साथ चुपचाप एक और सिगरेट जलाई। इस बार उसे सच में एक करारा झटका लगा था। मिस्टर सत्येंद्र, दोनों औरतें काफी अच्छी दिख रही हैं और उन्होंने बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं, सिर्फ उनके आउटफिट्स की कीमत ही लाखों में होगी। बेशक उस औरत को अपने बगल में बैठे मिस्टर सत्येंद्र और उन दोनों बहनों के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था और उसने जलन भरी आंखों से कहा, चलो चलें। सत्येंद्र ने पहले सोचा था कि वह एक और राउंड के लिए जाने से पहले थोड़ा आराम करेगा, लेकिन अब उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था और मेबैक के जाने के बाद वह भी वहां से निकल गया। बस ऐसे ही जा रहे हैं मिस्टर सत्येंद्र, थोड़ी देर और मजे करते हैं ना। वह औरत अभी तक संतुष्ट नहीं हुई थी। उसका पति घर पर उसे खुश नहीं कर पाता था और अब उसे बाहर मिस्टर सत्येंद्र भी उतने ही फुस निकले। मैं थक गया हूं, किसी और दिन करते हैं। सत्येंद्र ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर हिलाया। इस घायल एक्स पति को रिकवर होने के लिए ब्रेक की जरूरत थी। विंचेजर लग्जरी कार्स। कुछ जवान लड़के लड़कियां एक कोएनिग्सेग के चारों तरफ इकट्ठा हुए थे, जो दुनिया में सिर्फ 50 ही बनी थी, और वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। क्या मस्त है, मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद है। पैसे के बिना प्यार किसी काम का नहीं है। ये 3 करोड़ की है। एक सेकंड हैंड कार के लिए 3 करोड़, ये तो पागलपन है। क्या कर सकते हैं, ये दुनिया भर में सिर्फ 50 ही बनी है और देश में सिर्फ 4 ही हैं। किसी को पता भी नहीं है कि विंचेजर का बॉस इसे कहां से लाया है।
रोहन, इसे खरीद ले और अपने भाइयों को भी इसके मजे लेने दे। तेरी फैमिली के पास आजकल बहुत पैसा आ गया है। हाँ रोहन, तेरी बहन अब इतनी बड़ी आदमी बन गई है, उसके लिए ये कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसी ने बातों को रोहन की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, जो आज अपनी बहन राधिका की लैम्बोर्गिनी में आया था, जिसने उन सभी को पीछे छोड़ दिया था जो अपनी पोर्श 911 और फरारी 488 में आए थे, जिससे वह उन सभी में सबसे ज्यादा चमक रहा था। हालांकि रोहन अमीर बाप की औलादों के बीच कभी भी इतना अलग नहीं दिखा था, वह हमेशा बस उनके पीछे पीछे ही चलता था। उनके बीच अचानक सबसे अच्छी कार में आना स्वाभाविक रूप से दूसरों की आंखों में खटक रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अचानक पता चले कि कोई गरीब रिश्तेदार रातों रात अमीर हो गया है। इसलिए कार के जरिए मिले इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। जो भी इस कार को खरीद कर मुझे गिफ्ट करेगा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं। भीड़ में से एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम मेघा था और वह भी इसी शकल का हिस्सा थी, एक टिपिकल अमीर और हॉट लड़की। इवेंट में मौजूद कई लड़के उसे पसंद करते थे। ये कुछ यू आर द एप्पल ऑफ माई आई जैसा था। बाकी लड़कियों की तरह नहीं, मेघा को स्पोर्ट्स कार और मोटरसाइकिल का शौक था और वह एक मोटरबाइक ब्लॉगर भी थी जिसके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। शिट, यही तो मेरा मौका है। हमें तो बस इसके लिए जाना चाहिए। मेघा, क्या तुम सच कह रही हो? जैसे ही मेघा बोली, भीड़ खुशी से पागल हो गई और जो लोग रोहन पर ताने कस रहे थे, उनका ध्यान उसी की तरफ चला गया। बेशक मैं सच कह रही हूँ। तुम सब जानते हो मुझे स्पोर्ट्स कार कलेक्ट करना पसंद है। मैं दुनिया में सिर्फ 50 बनने वाली इस लिमिटेड एडिशन कोएनिग्सेग को कैसे छोड़ सकती हूँ? मेघा ने खुश होते हुए कहा। उसकी बातें आधी सच आधी झूठ थीं। अगर वह अपने दांत पीस ले तो वह 3 करोड़ की कार खरीद सकती थी, बस वह पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। अगर कोई उसे यह गिफ्ट कर दे तो वह सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा वह हाल ही में सिंगल हुई थी और जानती थी कि ग्रुप में कई लोग उसे पसंद करते हैं। उसके शब्द ये देखने के लिए एक टेस्ट भी थे कि कौन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने को तैयार है। हालांकि मेघा को निराशा हुई। भले ही लोग एक्साइटेड थे, लेकिन किसी में भी आगे बढ़कर यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वह इसे उसके लिए खरीदेगा। भले ही वे सभी अमीर परिवारों के बच्चे थे, लेकिन वे कोई अरबपतियों के खानदान से नहीं थे। वे शायद कुछ लाख रुपए तो खर्च कर सकते थे, लेकिन एक कार खरीदने के लिए 3 करोड़ यह उनकी हैसियत से बाहर था, और इसके लिए अपने परिवारों से मदद मांगना भी कोई पक्की बात नहीं थी। जब ग्रुप कोएनिग्सेग के चारों तरफ बातें कर रहा था, विंचेजर शोरूम के अंदर अचानक हलचल होने लगी और सेल्स और सर्विस का स्टाफ आनन फानन में एंट्री गेट की तरफ जाने लगा। क्या हो रहा है? क्या कुछ हुआ है? हर कोई कंफ्यूज दिख रहा था। पहले वाले एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने अपनी जान पहचान वाले एक स्टाफ मेंबर को रोका और पूछा, मैनेजर मुकुल, क्या हो रहा है? क्या आप कस्टमर्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं? अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल। मैनेजर मुकुल ने एक मुस्कान दी और आगे कहा, लेकिन नए बॉस आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत करने जाना होगा। मिस्टर आकाश, आप लोग आराम से देखिए। जवाब देने के बाद मैनेजर मुकुल जल्दी से वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर मेघा की आंखें चमक उठी। नया बॉस? अगर वह इस नए बॉस के साथ अच्छी जान पहचान बना ले तो कुछ वीडियो शूट करने के लिए कार को कुछ दिनों के लिए उधार मांगना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? जिस जवान लड़के को मिस्टर आकाश कहा जाता है, वह इस छोटे से ग्रुप का लीडर माना जाता है, जिसमें कई लोग उसे अपना गाइड मानते हैं। लेकिन आज लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर चलाने वाले रोहन ने सच में उसकी सारी लाइमलाइट चुरा ली थी, क्योंकि वह खुद लैम्बोर्गिनी हुराकन चला रहा था जिसे एवेंटाडोर के सामने बच्चा माना जाता है। इसीलिए उसने रोहन को इस कोएनिग्सेग को खरीदने के लिए उकसाया। अब विंचेजर लग्जरी कार्स को टेकओवर करने वाले नए ओनर के बारे में सुनकर वह भी बहुत एक्साइटेड था। चलो चलकर देखते हैं कि यह नया ओनर कैसा है, आकाश ने सलाह दी। और उसका आइडिया मेघा के इरादों से बिल्कुल मेल खाता था। उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उसके आइडिया का साथ देने वाली वह पहली इंसान थी। मेघा, क्या तुमने अभी जो कहा वो सच था? जब वे स्टोर के गेट की तरफ जा रहे थे, आकाश खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। वो उन कई लोगों में से एक था जो मेघा को पसंद करते थे, लेकिन बेशक उसकी पसंद जिस्मानी ज्यादा थी, क्योंकि मेघा रेगुलर योगा और फिटनेस ट्रेनिंग ले रही थी और उसका फिगर सच में बहुत कातिलाना था। बेशक मेरा यही मतलब था। डेटिंग करना शादी करने जैसा नहीं है। मेघा ने कोई परवाह न करते हुए कंधे उचकाए। ठीक है, फिर ऐसा लग रहा है कि अब मैं सिंगल नहीं रहने वाला हूँ।
आकाश ने मजाक किया, वह सच में उस कोएनिग्सेक को खरीदने के लिए पैसे जुटाने के बारे में सोच रहा था। भीड़ में पीछे आ रहे रोहन को भी असल में वह कोएनिग्सेक काफी पसंद आ रही थी, लेकिन इसका मेघा से कोई खास लेना देना नहीं था। हालांकि शकल में कई लोग उसे पसंद करते थे, रोहन को उसके लिए कोई खास फीलिंग नहीं थी। ये बस एक भेड़चाल की तरह था। अगर हर कोई उसे पसंद करता है तो मैं भी उसे पसंद कर ही लेता हूँ। यह उसी लॉजिक की तरह था जैसे शकल में हर कोई किसी एक सेलिब्रिटी को पसंद करता है, इसलिए मैं भी उसी को पसंद कर लेता हूँ। विंचेजर लग्जरी कार्स के 2 शोरूम थे। राजकोट वाले शोरूम के अलावा एक और शोरूम जिनमेन पोर्ट पर था, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इंपोर्ट और ट्रांसफर के लिए किया जाता था, क्योंकि कई विदेशी लग्जरी कारें देश में आने के लिए जिनमेन पोर्ट से होकर गुजरती थीं। इस शोरूम का मैनेजर मुकुल था, जो करीब 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह कई सालों से सेकंड हैंड कारों की दुनिया में काम कर रहा था और उसके पास अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स और एक्सपीरियंस था। नए ओनर के आने की खबर मिलने के बाद उसने जल्दी से स्टाफ को स्टोर के बाहर एक साथ स्वागत करने के लिए इकट्ठा किया। एक नया अधिकारी हमेशा अपने तेवर दिखाता है, नए ओनर के आने की तो बात ही छोड़ दो। स्टोर मैनेजर होने के नाते मुकुल भी पक्का उनका अच्छे से स्वागत करना चाहता था। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच नक्श धीरे धीरे आशिका के साथ आगे बढ़ा। अंजलि को पहले ही वापस कॉफी शॉप भेज दिया गया था और अब नक्श अपनी काबिल साली को नया बिजनेस संभालने के लिए ला रहा था। नक्श सर, आपको नमस्कार। मैं मुकुल हूँ, इस स्टोर का मैनेजर। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मुकुल चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए पास आया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी नज़र मुकुल और उसके पीछे खड़े स्टाफ पर पड़ी। स्टोर में करीब 30 कर्मचारी थे, जिनमें से आधे सेल्स में थे और बाकी आधे सर्विस और उससे जुड़े पदों पर थे। नक्श सर, मैं आपको हमारे स्टोर की स्थिति के बारे में बताता हूँ। मुकुल चीजों को समझाते हुए नक्श को स्टोर के अंदर की तरफ ले गया। इस वक्त नए ओनर नक्श को देखकर मेघा की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा था कि जो कोई भी विंचेजर लग्जरी कार्स जैसी बड़ी कार डीलरशिप खरीदने की हैसियत रखता है, वह कम से कम 40 या 50 की उम्र का होगा। अपने दिमाग में उसने एक चिपचिपे से अधेड़ उम्र के आदमी की तस्वीर बनाई थी, लेकिन उसे हैरानी हुई, नया ओनर करीब 30 साल का एक हैंडसम लड़का निकला। न केवल वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा जवान था, बल्कि वह लंबा और हैंडसम भी था। शुरू में उसका प्लान सिर्फ नए ओनर के साथ अच्छी जान पहचान बनाकर कुछ दिनों के लिए कुछ वीडियो शूट करने के लिए कार उधार लेना था, लेकिन उसे देखने के बाद उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। ऐसे टॉप क्लास आदमी को तो बॉयफ्रेंड बनाने की लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। अपना मन पक्का करने के बाद मेघा की नज़र आशिका पर पड़ी। ऑफिस लेडी के कपड़ों में वो औरत काफी अट्रैक्टिव लग रही थी और उसका फिगर भी शानदार था, हालांकि वह उससे उम्र में काफी बड़ी थी। तुलना करने पर मेघा को लगा कि उसके पास बेहतर मौका है। वह न केवल छोटी थी बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का भी उसे फायदा था। यह नया ओनर काफी हैंडसम है, आकाश ने धीरे से बड़बड़ाया। फिर अपने बगल में खड़ी मेघा की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखें चमक रही थीं और वह पूरी तरह से लट्टू हो चुकी थी। आकाश ने तुरंत मेघा के इरादों को भांप लिया और अपनी भौहें सिकुड़ी। मेघा, मैं तुम्हारे लिए वो कोएनिग्सेक खरीदूंगा, चलो थोड़ी देर में बॉस से बात करते हैं। आकाश ने पहले पहल की, इस उम्मीद में कि मेघा उसकी बात मान जाएगी। तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद खरीद लूंगी। मेघा सच में कोएनिग्सेक खरीदने की हैसियत रखती थी, बस यह उसके बजट से थोड़ा बाहर था। लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था और कार खरीदने के बहाने उस बॉस से बातचीत करने का फैसला किया। भीड़ में खड़ा रोहन इस वक्त पूरी तरह से सन्न था। विंचेजर लग्जरी कार्स का नया ओनर उसका जीजा निकला। क्या भविष्य में उसके पास कभी चलाने के लिए कारों की कमी होगी? हालांकि वह तुरंत जाकर उसे हेलो बोलने नहीं गया, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग आसपास थे। उसने सोचा कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक भीड़ कम नहीं हो जाती, फिर वह उसके पास जाएगा। रोहन, क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? उसी वक्त आकाश ने रोहन के कंधे को थपथपाया। आकाश भाई, क्या बात है? रोहन आकाश के साथ पीछे हटा और पूछा। मुझे 30 लाख रुपये उधार दे दो, मैं मेघा के लिए वह कोएनिग्सेक खरीद रहा हूँ। आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या 30 लाख रुपये? रोहन हक्का बक्का रह गया। वह 30 लाख रुपये कहाँ से ला सकता था? अगर वह किसी तरह 10 लाख भी जुगाड़ ले तो बहुत बड़ी बात होगी। रोहन के पिता उसे हर महीने सिर्फ कुछ हजार रुपये ही पॉकेट मनी देते थे, जो किसी भी आम अमीर बाप की औलाद के लिए नॉर्मल बात थी।
लग्जरी कारों और डिजाइनर कपड़ों का दिखावा करने के बावजूद जब मोटी रकम की बात आती थी तो आमतौर पर परिवार से बात करनी पड़ती थी। आकाश भाई, आप मुझे जानते हैं, मेरे पापा मुझे इतने पैसे नहीं देते। रोहन ने अपना सिर हिलाते हुए उदासी से कहा, फिर बोला, लेकिन हालांकि मैं आपको पैसे उधार नहीं दे सकता। आकाश भाई, अगर आप सच में वह कोएनिग्स खरीदना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बॉस से बात कर सकता हूँ, शायद आपको कुछ डिस्काउंट दिला दूं। हाँ, तुम मेरे लिए बॉस से बात करने वाले हो? आकाश ने अनजाने में ताना मारते हुए कहा, क्या तुम इस नए बॉस को जानते हो? आकाश भाई, रोहन की फालतू बातों पर ध्यान मत दो, वो कुछ नहीं जानता। पास ही खड़े कबीर ने रोहन की बातें सुन ली थीं और वह बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। वह खुद को आकाश का वफादार चमचा मानता था जिसने अभी अभी आकाश को 20 लाख रुपये उधार देने का वादा किया था। जब बॉस किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हो तो वह पक्का उसका पूरा साथ देगा। मुझे अभी भी उसे जानने की जरूरत है। रोहन ने कबीर की तरफ देखते हुए पलटकर जवाब दिया, अगर तू उसे जानता है तो मैं तुझे अपना बाप मान लूंगा। कबीर ने मजाक उड़ाते हुए अपने होंठ सिकुड़कर कहा, लड़के अक्सर आपस में ऐसी शर्तें लगाते थे, मजे के लिए एक दूसरे को बाप बनाना। सपने देखते रह मेरे बड़े बेटे, बस इंतजार कर। रोहन ने घमंड से कंधे उचकाए, वह आज अपनी बात साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। रोहन, क्या तुम सच में नए बॉस को जानते हो? रोहन और कबीर के बीच की शर्त सुनकर मेघा जिज्ञासा से पास आ गई। मेघा, क्या तुम सच में इस पर भरोसा कर रही हो? तुम जानती हो कि रोहन को बड़ी बड़ी डींगे हाँकना बहुत पसंद है। कबीर ने फिर से बीच में टांग अड़ाई। मेघा की भौहें हल्की सी ऊपर उठ गईं। उसकी रोहन के साथ बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वह जानती थी कि रोहन को डींगे हाँकने की आदत है। असल में ये सिर्फ रोहन की बात नहीं थी, उनके ग्रुप के लगभग सभी लड़के एक जैसे ही थे। बड़ी बड़ी बातें करना और दिखावा करना तो उनका रोज का काम था। इसलिए जब कबीर ने कहा कि रोहन सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहा है तो उसकी बात में कुछ दम तो था। मेघा ने रोहन की तरफ देखा और सीरियस होकर पूछा, रोहन, तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है? बेशक ये सच है। ये नया बॉस मेरे जीजा जी हैं। रोहन ने इधर उधर की बातें घुमाना बंद किया और सीधे नए बॉस के साथ अपना रिश्ता बता दिया। जीजा जी? अरे भाई रोहन, तू तो कुछ ज्यादा ही फेंकने लगा है। ये नया बॉस तेरा जीजा कब से बन गया? कबीर को तो जैसे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। आकाश भी अब और नहीं सुन पा रहा था। रोहन, मुझे याद है तूने कहा था कि रॉयल क्लब तेरे जीजा जी का है, और फिर तेरे जीजा जी किसी टैलेंट मीडिया कंपनी के बॉस भी थे, है ना? अब ये विंडचेजर लग्जरी कार्स भी तेरे जीजा जी की कैसे हो गई? कुछ समय पहले राठौर परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार वापसी की। ये बात उनके सर्कल में सबको पता थी। हर कोई जानता था कि राधिका के बॉयफ्रेंड ने राठौर परिवार के बिजनेस में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट की थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह कई करोड़ों की थी। रोहन पहले भी अपने इस जीजा जी के बारे में डींगे हाँक चुका था और आकाश जैसे लोगों को इस बारे में थोड़ा बहुत पता था। सच कहा जाए तो आकाश का सवाल वही था जो खुद रोहन भी पूछना चाहता था। उसे भी नहीं पता था कि उसके जीजा जी अचानक विंचेजर लग्जरी कार्स के बॉस कैसे बन गए। लेकिन हकीकत उसकी आंखों के सामने थी। विंचेजर लग्जरी कार्स का नया बॉस सच में उसका जीजा ही था। जो सच है वो झूठ नहीं हो सकता, और जो झूठ है वो सच नहीं हो सकता। आकाश भाई, क्या आप वो कोएनिग्स नहीं खरीदने वाले थे? मैं आपको अपने जीजा जी से मिलवाता हूं और पक्का आपको सेल्समैन से काफी अच्छी कीमत मिल जाएगी। रोहन पूरे कॉन्फिडेंस में था। हालांकि उसकी अपने जीजा जी नक्श से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वह जानता था कि वह आदमी बहुत दरियादिल और खुले हाथ वाला है। अगर उसका दोस्त कार खरीदना चाहता है तो उसकी सिफारिश पर यकीनन एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। रोहन, बात यह है, अब मैं वो कोएनिग्स से खरीदना चाहती हूँ। मेघा ने बात को बीच में काटते हुए कहा, क्या तुम खुद खरीदने वाली हो? रोहन ने हैरानी से मेघा की तरफ देखा। हाँ, मैं इसे खुद खरीद रही हूँ। मेघा ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। क्या तुम मुझे अपने जीजा जी से मिलवा सकते हो? बिल्कुल, रोहन तुरंत मान गया। वैसे भी वह नक्श से मिलने ही वाला था और एक दोस्त को साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं था। आखिरकार यह उनके छोटे से ग्रुप में अपनी धाक जमाने का एक शानदार मौका था। रोहन, तो फिर मुझे भी साथ ले चल। आकाश भी खुद देखना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है, चलो। रोहन को लगा कि दो लोगों को साथ ले जाने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, बस वहां मौजूद हर कोई पीछे पीछे ना आए, वरना बहुत भीड़ हो जाएगी। तो फिर पक्का चलो चलते हैं।
आकाश बेताब था और उसने तुरंत हामी भर दी। रोहन, मुझे भी जाना है। कबीर भी इस एक्साइटमेंट में शामिल होना चाहता था। वो मेरे जीजा जी हैं या नहीं, ये आकाश भाई तुम्हें बाद में बता देंगे, तू बस यहीं इंतजार कर। रोहन ने सिर हिलाया, वह अपने साथ ज्यादा भीड़ नहीं ले जाना चाहता था। कबीर, तू अभी के लिए यहीं रुक, मैं तुझे बाद में सब बता दूंगा, आकाश ने भी कहा। ठीक है, तुम लोग तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो, कबीर ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि उसे अभी भी यह सब एक मजाक लग रहा था, लेकिन उसे लगा कि रोहन शायद सच में सीरियस है, सिर्फ डींगे नहीं हाँक रहा, क्योंकि इस तरह के झूठ बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता। इस समय तक नक्श पहले से ही मैनेजर के ऑफिस में बैठा था। मुकुल उसे स्टोर की स्थिति के बारे में डिटेल में रिपोर्ट दे रहा था, या यूं कहें तो आशिका को बता रहा था। नक्श आराम से एक तरफ बैठकर चाय पी रहा था, जबकि आशिका कुछ डेटा नोट कर रही थी और बीच बीच में सवाल पूछ रही थी। मुकुल आखिरकार कॉर्पोरेट दुनिया का एक पुराना खिलाड़ी था और नए बॉस के रवैये से वह समझ गया था कि यह नया बॉस शायद कंपनी के रोजमर्रा के कामों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके सामने बैठी मिसेज आशिका के उसकी डायरेक्ट बॉस बनने के पूरे चांस थे। भले ही वह उसकी डायरेक्ट बॉस न बने, फिर भी मैनेजमेंट के कामों में उसकी अच्छी खासी दखल अंदाजी रहने वाली थी। इसलिए जब वह अपनी रिपोर्ट दे रहा था तो वह बहुत ही सावधान और सीरियस था। तभी किसी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। वह सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर रमेश था। रमेश, क्या कोई बहुत जरूरी काम है? मुकुल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अपनी रिपोर्ट के बीच में इस तरह टोके जाने से वह चिढ़ गया था। अंदर आने से पहले उसने सबको हिदायत दी थी कि बहुत जरूरी न होने पर उसे डिस्टर्ब न किया जाए। इसलिए अगर नक्श और आशिका वहां नहीं होते तो वह पक्का गालियां देना शुरू कर देता। मैनेजर रमेश को पता था कि स्टोर मैनेजर मुकुल नाखुश है, लेकिन वह मजबूर था, क्योंकि बाहर जो मिस्टर रोहन आए थे उनका दावा था कि वह नए ओनर के साले हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। मुकुल सर, बात यह है कि बाहर एक मिस्टर रोहन आए हैं जो कह रहे हैं कि वह मिस्टर नक्श के साले हैं और बॉस से मिलना चाहते हैं। बोलते बोलते उसने अनजाने में नक्श की तरफ देखा। साला! नक्श की भौहें हल्की सी उठी। उसने अपने दिमाग में उन गिने चुने सालों को याद किया जिन्हें वह जानता था। क्या सरनेम राठौर है? नक्श ने पूछा। जी हाँ, मैनेजर रमेश ने सिर हिलाया। उसे अंदर भेज दो, नक्श ने हल्का सा हाथ हिलाते हुए इशारा किया। ठीक है। मैनेजर रमेश ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि रोहन जो कह रहा है वह सच है या नहीं। हालांकि वह आकाश और रोहन जैसे लोगों से पंगा नहीं ले सकता था। उन्होंने बस उसे एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था और वह मना नहीं कर पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मिस्टर रोहन सच में नए ओनर के साले हैं, जिसका मतलब था कि भविष्य में उसे उनके साथ अपने बर्ताव में थोड़ा बदलाव करना होगा। आशिका की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके नक्श का अचानक से एक साला कहाँ से आ गया, तो फिर उसकी बहन कौन हो सकती है? वह जानती थी कि नक्श के पास उसके और उसकी बहन के अलावा भी औरतें थीं, और उसने इस सच्चाई को अपना भी लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जलन तो लाजमी थी, या शायद ये सिर्फ उसकी उत्सुकता थी। मुकुल ने समझदारी दिखाते हुए अपनी रिपोर्ट रोक दी और एक तरफ हट गया। फिर रोहन, मेघा और आकाश के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। जीजा जी, मैंने आपको अभी बाहर देखा था, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं आपको हेलो बोलने नहीं आया। अंदर आने के बाद रोहन ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नक्श ने कैजुअल अंदाज में पूछा। मैं एक दोस्त के साथ कार देखने आया था, बाहर एक कोएनिक से खड़ी है जो हम दोनों को बहुत पसंद आई है, रोहन ने सच सच बता दिया। इस छोटी सी बातचीत से रोहन का दावा सच साबित हो गया, वो वाकई में नए ओनर का साला था। आकाश और मेघा के रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। आकाश को लगा कि इस छोटे से ग्रुप में लीडर की जो उसकी पोजीशन है वो अब खतरे में है और उसे कम से कम ग्रुप में रोहन की हैसियत तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और कुछ नहीं तो विंडचेज़र लग्जरी कार्स के ओनर का साला होने के नाते रोहन लग्जरी कारों के मामले में ग्रुप में सब पर भारी पड़ने वाला था। भविष्य में कोई भी कार खरीदते समय रोहन को इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जान पहचान से उन्हें पक्का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी तरफ मेघा को लगा कि उसने पहले रोहन को हल्के में लिया था। अगर उसे पता होता तो उसने पहले ही उसके साथ अच्छी जान पहचान बनाने की कोशिश की होती, जिससे उसे अपना काम निकालने में मदद मिलती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी। रोहन काफी सीधा साधा था और उससे जानकारी निकलवाना बहुत आसान था। जीजा जी, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें शोरूम में खड़ी उस कोएनिक्सेग में बहुत दिलचस्पी है। मेघा तो उस कार को खरीदने का भी सोच रही है।
रोहन ने मेघा की तरफ इशारा करते हुए कहा। नक्श सर, मेरा नाम मेघा है, मैं एक मोटरबाइक ब्लॉगर हूँ। मैं आमतौर पर स्पोर्ट्स कार, मोटरसाइकिल और ऐसी ही चीज़ों के वीडियो शूट करती हूँ। क्या हम उस कोएनिक्से की कीमत के बारे में बात कर सकते हैं? मेघा ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और नक्श की तरफ देखा। नक्श ने उस पर एक नज़र डाली। मोटरबाइक ब्लॉगर का रूप, रंग और फिगर काफ़ी आकर्षक था। उसने कैजुअल तरीके से अपनी पारखी नज़र स्किल का इस्तेमाल किया। टारगेट: मेघा उम्र 25, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी ए, लॉयल्टी लेवल बी, वीए टियर 3। डेटा का एक स्टैंडर्ड सेट। वीए टियर थोड़ा ज्यादा था। नक्श के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे एनपीसी में बदलने का कोई चांस नहीं था। हालांकि ए बी की रेटिंग उसे एक एम्प्लॉय के तौर पर रखने के लिए अच्छी हो सकती थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास एक प्रोफेशनल स्किल थी। मैनेजर मुकुल, आप अपनी रिपोर्ट मैसेज आशिका को देना जारी रखिए, मैं बाहर जाकर कारों पर एक नज़र डालता हूँ। नक्श अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर से उठा। उसे इन बोरिंग डेटा में सच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह उस कोएनिक्से को लेकर ज्यादा एक्साइटेड था जिसके बारे में रोहन और मेघा ने बताया था। नक्श सर, मेरा नाम आकाश है और मैं रोहन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मेरे पिता मिस्टर रस्तोगी हैं, जो रस्तोगी फॉरेन ट्रेड के चेयरमैन हैं। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आकाश ने जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दिया। ऑफिस के अंदर रोहन ने सिर्फ इतना कहा था कि वह मेघा का दोस्त है, जिसने पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, इसलिए उसने भी अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका नहीं छोड़ा। खुद पर कॉन्फिडेंस न होने की वजह से उसे अपने पिता का नाम बीच में लाना पड़ा। रस्तोगी फॉरेन ट्रेड एक ऐसी कंपनी थी जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में थी और राजकोट में उनका अच्छा खासा नाम था। लेकिन नक्श ने सच में मिस्टर रस्तोगी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, और जब कोई अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए अपने पिता या किसी और का नाम इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंट लोगों को कभी दूसरों के नाम के सहारे की जरूरत नहीं होती। हेलो, नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया। नक्श सर, क्या आप लोग उस कोएनिक्से को देखने जा रहे हैं? मैं इस कार की कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, मैनेजर रमेश ने कहा, जो अभी भी बिना हिले दरवाजे पर खड़ा था। चलो साथ चलते हैं। नक्श ने अपने हाथ से इशारा किया और कई लोगों से घिरा हुआ कोएनिक्से के पास पहुंचा। सच कहा जाए तो शोरूम में कई लग्जरी कारें थीं, यह कोएनिक्से उनमें से बस एक थी। हालांकि ये स्पोर्ट्स कार बहुत पहले ही बननी बंद हो चुकी थी और यह एक लिमिटेड एडिशन ग्लोबल मॉडल थी, जो इसे काफी रेयर बनाती थी। यही वजह थी कि रोहन, मेघा और बाकी लोग इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे थे। नक्श सर, इंस्टाग्राम पर मेरे 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं आपकी शॉप के लिए फ्री में कुछ वीडियो शूट कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या आपको इसकी जरूरत है? मेघा मुस्कुराते हुए नक्श के पास आए और एक ऑफर दिया। नक्श ने उस इंटरनेट सेलिब्रिटी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कहते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी चीजें फ्री में ही मिलती हैं। क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं सच में कोई पैसा नहीं लूंगी, मैं तो बस दिल से आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। मेघा ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा, मजाकिया अंदाज में अपना पैर जमीन पर पटका और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में एक मासूमियत भर ली। ये औरत बहुत अच्छे से जानती थी कि वह क्या कर रही है। फ्लर्ट करना और मासूमियत का नाटक करना उसके लिए बहुत आसान था, एक ऐसी कला जिससे ज्यादातर मर्द बच नहीं पाते। बस नक्श ही था जो हमेशा खूबसूरत औरतों से घिरा रहता था, जो इन चालों से अछूता रह सकता था। आकाश का मुंह गुस्से से अजीब सा हो गया। उसे बस इस बात से चिढ़ हो रही थी कि वह अपने बाप की तरह नहीं था, जिसके पास बेहिसाब दौलत का पावर हो, वरना उसने मेघा को कब का अपना बना लिया होता, बजाय इसके कि वह उसे दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखे। डिंग, एक लिंक टास्क ट्रिगर हुआ है। द टाइकून प्रेस्टीज होस्ट टास्क। द टाइकून प्रेस्टीज की वर्तमान प्रगति 35% है, प्रगति धीमी है। कृपया अपने लिए प्रेस्टीज पॉइंट्स जमा करने के लिए सही संसाधनों का उपयोग करें। टास्क, मेघा की मदद से अपने प्रेस्टीज पॉइंट्स को 5 मिलियन तक बढ़ाएं। टास्क रिवॉर्ड 1, प्रेस्टीज पॉइंट टू कैश कन्वर्जन रेशियो 10। टास्क रिवॉर्ड 2, जूनियर इंडस्ट्री कार्ड 1। सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। हालांकि नक्श को इसकी आदत हो गई थी, फिर भी वह एक पल के लिए रुक गया क्योंकि यह तथाकथित लिंक टास्क पहली बार आया था और द टाइकून प्रेस्टीज एक पुराना टास्क था। अब तक तान्या उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने में मदद कर रही थी। नक्श की रेनोवेशन डायरी पर फॉलोअर्स की गिनती 6.2 मिलियन तक पहुंच गई थी और नक्श के विला का रेनोवेशन का काम भी लगभग पूरा होने वाला था।
हाल ही में इस अकाउंट पर ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि तान्या आलस कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अकाउंट के फॉलोअर्स वहां उस आलीशान लाइफस्टाइल वाले कंटेंट के लिए थे। इसलिए जो कुछ भी शूट किया गया था वह ज्यादातर अमीर लोगों की डेली लाइफ वाली सीरीज का हिस्सा था। बहुत सी चीजें तान्या पहले ही शूट कर चुकी थी और चूंकि शूट करने के लिए अब बहुत कम बचा था, इसलिए वीडियो अपलोड होने कम हो गए थे। सिस्टम ने अब जो टास्क दिया था वह मेघा की मदद से प्रेस्टीज पॉइंट्स बढ़ाना था, जो कि इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन वाले वीडियो की तरह ही था। जब कई इंटरनेट सेलिब्रिटीज एक पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं तो वे दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और एक दूसरे के कंटेंट को प्रमोट करते हैं। उदाहरण के लिए एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का किसी गेमिंग यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करना। मेघा ने अपने अमीर परिवार की वजह से कभी भी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने को एक करियर के तौर पर नहीं देखा था। फिर भी इन सब के बावजूद उसके अभी भी 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जिससे पता चलता था कि उसमें काफी टैलेंट है। हम वीडियो शूट करने के बारे में बात कर सकते हैं। नक्श ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। नक्श सर, आप जैसा चाहें वैसे शूट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेघा ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाने की कोशिश की। इस वीआईपी इंसान को इम्प्रेस करने का कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हें सच में ये कार बहुत पसंद है ना? नक्श ने कोएनिग्सेक के हुड को हल्के से थपथपाया और पूछा। हाँ, मेघा ने जल्दी से सिर हिलाया। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम वीडियो शूट करने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें ये कार दे दूंगा। नक्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। क्या सच में या मजाक कर रहे हो? मेघा ने अपने होंठ सिकोड़े। उसकी पहले से ही बड़ी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। वह नक्श के इस शानदार ऑफर से पूरी तरह से हैरान थी। उसके बगल में रोहन और आकाश तो बिल्कुल सन्न रह गए थे। 3 करोड़ की कार बस ऐसे ही दे दी? ये तो हद से ज्यादा खर्चीलापन था। उन दोनों को तुरंत लगा कि नक्श पक्का मेघा पर फिदा हो गया है, वरना कोई इतनी महंगी चीज गिफ्ट क्यों करेगा। आकाश को लगा जैसे पैसे ने अभी अभी उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा हो। वह अभी भी कार खरीदने के लिए पैसे जुटा रहा था और यहाँ नक्श था जो बस ऐसे ही कार बांट रहा था। एक अमीर बाप की औलाद होने के नाते वह हमेशा दूसरों के मुंह पर पैसे मारता था, लेकिन आज उसे खुद पैसे की ताकत का स्वाद मिल रहा था। अभी कुछ देर पहले ही मेघा ने कहा था कि जो भी उसे यह कार देगा वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। शायद नक्श सर को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बस अपना दांव चल दिया। मेघा के चेहरे के हाव भाव देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अगर वे अकेले होते तो वह अब तक उनके गले लग चुकी होती और पता नहीं क्या क्या कर रही होती। डैम, कितनी हॉट है। आकाश ने मन ही मन खुद को कोसा, लेकिन फिर भी वह सिर्फ बेबसी से जल भून ही सकता था। वह कर भी क्या सकता था? कार का शोरूम आखिरकार नक्श का ही तो था। अगर वह कार देना चाहता है तो वह बस दे देगा। हालांकि रोहन ने चुपके से अपना फोन निकाला और अपनी बहन को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर यहाँ की सारी खबर दे दी। उसे शक था कि मेघा उसकी बहन की सौतन बन सकती है, इसलिए उसने उसे पहले ही बताना जरूरी समझा। लेकिन उसकी बहन ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, शायद वह बिजी थी। बेशक ये सच है, मैं तुम जैसी छोटी बच्ची से झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। क्या मैं बोलूंगा? नक्श ने बेपरवाही से जवाब दिया, फिर बात पलटते हुए बोला, हालांकि मेरी एक शर्त है। मेघा बस इसी का इंतजार कर रही थी। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। वह जानती थी कि वह कुछ शर्तें रखेगा और अपने सालों के एक्सपीरियंस से वह समझ गई थी कि यह हैंडसम सीईओ शायद उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने कार गिफ्ट की है। तो उसकी शर्त शायद यही होगी कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए या ऐसा ही कुछ। मेघा के मूड को बताने के लिए बस 3 शब्द काफी थे और सब्र नहीं होता। इससे पहले कि नक्श अपनी बात पूरी कर पाता, मेघा ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा, मैं तैयार हूं। बोलते हुए उसने शरारत भरे अंदाज में नक्श को आंख मारी और अपनी उंगलियों से एक हॉट शेप भी बनाया। अरे, नक्श के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह समझ गया था कि उसने उसके इरादों का गलत मतलब निकाल लिया है। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा, तुम ये जाने बिना ही हाँ कह रही हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तुम किस बात के लिए हाँ कह रही हो? क्या तुम मेरी बात सुनोगी भी नहीं? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? नक्श ने मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा। अगर नक्श सर सच में मुझे बेचना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी बिक जाऊंगी। मेघा ने नखरे दिखाते हुए हंसकर जवाब दिया। उसकी खूबसूरत आंखें किसी आधे चांद की तरह मुड़ गईं। उसकी नजरों में इतना नशा था कि कोई भी पिघल जाए। आकाश, जो ये सब देख रहा था, उसने अपने दांत पीस लिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में किसी दर्द भरे गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा हो।
उसी वक्त कबीर भी पास आया और चुपके से आकाश से पूछा, आकाश भाई, क्या ये नक्श सर सच में रोहन के जीजाजी हैं? हम। आकाश ने उदास होकर सिर हिलाया। आज रोहन कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में था और आकाश को लग रहा था कि वह किसी भी तरह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। मुख्य कारण ये था कि उसका जीजाजी बहुत ही शानदार इंसान था। ऐसा लग रहा था कि वह न सिर्फ विंचेज़र लग्जरी कार्स का ओनर है बल्कि उसकी कोई और भी बड़ी पहचान है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि राठौर परिवार ने ऐसे पावरफुल सपोर्ट के सहारे अपनी किस्मत बदल ली थी। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें इस कार में घुमाने ले चलता हूं और हम अंदर शूटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। इतने सारे लोगों के सामने नक्श को बिजनेस के बारे में बात करना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने मेघा को 1-to-1 बातचीत के लिए किसी प्राइवेट जगह पर ले जाने का सोचा। नक्श को भी इस कोएनिग्सेग में काफी दिलचस्पी थी और उसे लगा कि इसे चलाने का और ऐसी टॉप क्लास स्पोर्ट्स कार को तेज स्पीड में चलाने के रोमांच का मजा लेने का यह एक अच्छा मौका है। बिल्कुल, मेघा तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया। उसे इस बात की फिक्र थी कि उससे नक्श के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका नहीं मिलेगा और अब उसने खुद आगे बढ़कर उसे यह मौका दे दिया था। मेघा को अपने फैसले पर और भी ज्यादा यकीन हो गया था। उन दोनों की बातचीत सुनने के बाद आकाश को लगा कि उसके दिमाग में बजने वाले उस दर्द भरे गाने का सबसे इमोशनल हिस्सा चालू हो गया है। जिस लड़की को वह पसंद करता था, वो किसी और आदमी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी और उन्होंने उसके सामने ही इसका प्लान बनाया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। वो, नक्श सर, असल में मैं भी यह कार खरीदना चाहता हूँ। क्यों न हम इसकी कीमत के बारे में बात कर लें। आकाश ने कार खरीदने के बहाने उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाने से रोकने की कोशिश की। मैं पहले ही यह कार गिफ्ट करने का वादा कर चुका हूँ। तुमने खुद सुना होगा। नक्श, जिसे इस अमीर बाप की औलाद से कोई खास लगाव नहीं था, जिसने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए भी अपने पिता का नाम लिया था, उसने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर मैनेजर रमेश की तरफ मुड़ा, किसी से कहो कि कार को बाहर निकाल लाए। कोएनिग्सेग इस वक्त शोरूम के अंदर खड़ी थी, इसलिए इसे सीधे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। स्टाफ को पहले इसे बाहर की पार्किंग में लाना होगा। जी सर, मैं अभी किसी को काम पर लगाता हूँ। मैनेजर रमेश ने जल्दी से हामी भरी और फिर दौड़ता हुआ चला गया। कुछ ही देर बाद एक स्टाफ मेंबर कोएनिग्सेग को बाहर पार्किंग लॉट में ले आया। नक्श ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके कुछ बोलने से पहले ही मेघा पैसेंजर सीट पर बैठ गई और बड़ी ही एक्सपर्ट तरीके से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। सीट बेल्ट काफी कसी हुई थी, जिसने उसके फिगर के दो खूबसूरत उभारों को एकदम साफ दिखा दिया। हालांकि नक्श ऐसे नज़ारे पहले भी बहुत बार देख चुका था और उसे कोई हैरानी नहीं हुई, इसलिए उसने बस एक कैजुअल नज़र डाली और फिर अपना सिर घुमा लिया। फिर जैसे ही स्पोर्ट्स कार ने एक शानदार गर्जना की, नक्श ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कोएनिग्सेग पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। रोहन, क्या वो तुम्हारे जीजा जी नहीं है? और वो ऐसे ही किसी दूसरी औरत को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहे हैं? क्या तुम्हें अपनी बहन को नहीं बताना चाहिए? आकाश ने निराश होकर कहा। वह उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाने से रोक तो नहीं सकता था, लेकिन वह रोहन को भड़काने की कोशिश तो कर ही सकता था। यह मेरी बहन और जीजा जी के बीच का मामला है, मैं इसमें न पड़ूं तो ही अच्छा है। रोहन ने अपना सिर हिलाया। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन वह पहले ही अपनी बहन राधिका को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज चुका था, जिसमें उसने यहाँ की सारी बात बता दी थी। जहां तक नक्श की बात है, उसके जीजा जी के तौर पर रोहन बहुत खुश था, क्योंकि इस जीजा जी की वजह से उसे अपना रुतबा दिखाने के कई मौके मिल सकते थे और ऐसा सुपर रिच जीजा जी होना उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था, चाहे वह भविष्य में अपना फैमिली बिजनेस संभाले या खुद का कोई बिजनेस शुरू करे। संक्षेप में कहा जाए तो इस जीजा जी को अपनाना हर तरह से फायदेमंद था, इसलिए रोहन सच में डर रहा था कि कहीं मेघा उसके इतने शानदार जीजा जी को चुरा न ले। दूसरी तरफ नक्श कोएनिग्सेग को हाईवे पर ले आया था, जहां उसे देखकर मुड़ मुड़कर देखने वालों की तादाद लगभग 100% थी। आखिरकार ऐसी स्पोर्ट्स कार बहुत ही कम देखने को मिलती है। नक्श को कई पैदल चलने वालों और ड्राइवरों से अटेंशन मिल रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। स्पोर्ट्स कार चलाने का असली मजा तो अपना रुतबा दिखाने में ही है। नक्श सर, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? ट्रैफिक लाइट पर इंतजार करते हुए मेघा ने पूछा। हालांकि उसके दिमाग में पहले से ही एक जवाब था, फिर भी वह कंफर्म करना चाहती थी। चलो इंस्टाग्राम क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। असल में मेरा भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, लेकिन कोई और उसे मेरे लिए मैनेज कर रहा है और अभी उस अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ने की स्पीड रुक सी गई है।
इसलिए मैं ट्रैफिक लाने के लिए कोलैबोरेशन में वीडियो बनाना चाहता हूँ। नक्श ने अपनी डिमांड बताई। हालांकि उसकी बातें सुनने के बाद मेघा अभी भी काफी हैरान थी। नक्श सर, आपका भी कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है? जहां तक मेघा की बात थी, नक्श जैसे बिजी बॉस के पास इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने का टाइम नहीं होना चाहिए। मैं बस मजे के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता था। मेरे एक दोस्त को अपनी डेली लाइफ शेयर करना पसंद था, इसलिए उसने कुछ वीडियो पोस्ट करने के लिए मेरे अकाउंट का इस्तेमाल किया और लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। नक्श ने कैजुअल अंदाज में बात घुमा दी। सर, आपके अकाउंट का नाम क्या है? मेघा ने उत्सुकता से पूछा। नक्श की रेनोवेशन डायरी, नक्श ने जवाब दिया। हाँ नक्श सर, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? वो अकाउंट सच में आपका है? मेघा ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। भले ही वह इंस्टाग्राम को अपना फुल टाइम बिजनेस नहीं मानती थी, लेकिन सोशल मीडिया के सर्कल में होने के नाते वह राजकोट के कई बड़े अकाउंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। और नक्श की रेनोवेशन डायरी की ग्रोथ बहुत ही तेज थी, जिसके फॉलोअर्स जल्द ही 10 लाख के पार पहुंच गए थे और उसकी ग्रोथ रेट अभी भी हैरान करने वाली थी। कुछ ही महीनों में फॉलोअर्स की गिनती 10 लाख के पार हो जाना उसे राजकोट के सबसे फेमस वी ब्लॉगर्स में से एक बनाता था। बेशक वो मेरा है, ऐसी बात के लिए झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है ना? नक्श ने कंधे उचकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। ये तो बहुत बढ़िया है। नक्श सर, आप सच में कमाल के हैं। मेघा ने तारीफ करते हुए आह भरी और फिर कहा, लेकिन नक्श सर, मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं, आपके अकाउंट के 1/3 ही होंगे। क्या हम सच में इस तरह कंटेंट बनाने के लिए कोलैबोरेशन कर सकते हैं? मेघा ने आधे मन से शक जताते हुए पूछा, क्योंकि उसे अभी भी यह सब थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। नक्श, इतना बड़ा बॉस, असल में 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाला एक ब्लॉगर भी निकला। उसने सच में मार्केट पर कब्जा कर लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉलोअर्स की गिनती जरूरी नहीं है, जो चीज मायने रखती है वो है हमारा कोलैबोरेशन। लेकिन मेरी एक और डिमांड है, तुम्हें मेरे 2 मिलियन और फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाए तो ये कार तुम्हारी है। 2 मिलियन और फॉलोअर्स। मेघा का छोटा सा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। आखिरकार इस वक्त इंस्टाग्राम पर उसके खुद के पास 2 मिलियन से थोड़े ही ज्यादा फॉलोअर्स थे। हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। मेघा ने कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। हालांकि उसके पास 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन उसने कभी भी उन्हें बढ़ाने पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। वह इंस्टाग्राम को बस एक शौक की तरह लेती थी, क्योंकि उसके परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के तौर पर वह जो पैसे कमाती थी वो उसके लिए बस पॉकेट मनी जैसे थे। लेकिन अगर वह वीडियो बनाने में अपनी पूरी जान लगा दे तो 2 मिलियन फॉलोअर्स पाना नामुमकिन नहीं था, खासकर तब जब कोलैबोरेशन के इस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाना ज्यादा आसान हो जाता है। नक्श की रेनोवेशन डायरी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा बेस था, इसलिए इसे मैनेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। सच में नक्श को कोई अंदाजा नहीं था कि मेघा 2 मिलियन फॉलोअर्स लाने का टारगेट पूरा कर पाएगी या नहीं। लेकिन सिस्टम का टास्क बस उसकी प्रेस्टीज वैल्यू को बढ़ाना था। अगर वह सफल होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसे कोई नुकसान नहीं था। आखिरकार तो टास्क पूरा होने पर ही गिफ्ट की जाएगी। नक्श सर, क्या हमें अपनी इस शानदार डील के लिए हाथ नहीं मिलाना चाहिए? मेघा ने अपना मुलायम गोरा हाथ नक्श की तरफ बढ़ाया और तभी रेड लाइट ग्रीन हो गई। नक्श ने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखते हुए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और मेघा से हाथ मिलाया। लेकिन नक्श को हैरानी तब हुई जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे मेघा उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं थी और अपनी उंगलियों से उसके हाथ पर धीरे धीरे गोल गोल घुमाने लगी। नक्श सर, आप बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? मेघा ने सीधे सीधे कहा और पूछते हुए नक्श की तरफ देखकर मुस्कुराए। हम। नक्श हैरान रह गया। वह उस वेब सेलिब्रिटी के छिपे हुए इरादों को पहले ही भांप चुका था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आगे बढ़ जाएगी। वह उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। उसके आसपास जितनी भी औरतें थीं, उन्हें देखते हुए बहुत कम ही सच में उसकी गर्लफ्रेंड होने का दावा कर सकती थीं। दूर की मिसालें तो छोड़ ही देते हैं, उसकी साली आशिका को ही ले लीजिए, उसे भी गर्लफ्रेंड का कोई टाइटल नहीं मिला था। थोड़ा लालचीपन है, नक्श ने साफ साफ जवाब दिया। मेरी गर्लफ्रेंड बनना इतना आसान नहीं है। क्या ऐसा है? मेघा की आंखों में थोड़ी सी निराशा दिखी, लेकिन यह जवाब पूरी तरह से उम्मीद से बाहर भी नहीं था। नक्श जैसा आदमी जिसे अट्रैक्ट करने के लिए औरतें पागल रहती हों, उसके आसपास पक्का कई शानदार औरतें होंगी और वह शायद कंपटीशन में टिकने के लिए इतनी काबिल न हो।
क्या मिसेज आशिका वो गर्लफ्रेंड है जिनके साथ आप पहले थे? मेघा ने पूछा। नहीं, नक्श ने सिर हिलाया। तो क्या उनके साथ आपका कोई सुपर फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है? मेघा ने बात को और कुरेदा। तुम्हें क्या लगता है? नक्श ने हंसते हुए पलट कर पूछा। ओह, मैं समझ गई। मेघा के चेहरे पर समझ आने वाले भाव आ गए। अगर नक्श ने उसे गैस करने के लिए कहा था तो पक्का कुछ तो बात थी। भले ही मिसेज आशिका, जो कि एक बहुत अच्छी औरत है, इतने करीबी रिश्ते के बाद भी उसे गर्लफ्रेंड नहीं माना गया था, तो यकीनन गर्लफ्रेंड बनना आसान नहीं होने वाला था। नक्श सर, क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई चांस है? मेघा ने नक्श के हाथ को थोड़ा और जोर से दबाया। खैर, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। नक्श ने अपने जवाब को आधा अधूरा ही छोड़ दिया। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वह टास्क पूरा कर लेगी, इसलिए उसे उसके लिए उम्मीद की एक किरण छोड़नी थी। ठीक है नक्श सर, मैं पक्का अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मेघा ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, और नक्श को लगा कि वह यंग इंटरनेट सेलिब्रिटी शायद रिजेक्ट होने की वजह से उदास है। लेकिन अगले ही पल जो हाथ उसने अभी अभी वापस खींचा था, वह नक्श की जांघ पर अटका। ओह, नक्श ने मेघा की तरफ देखा और कहा, तुम ड्राइव इन करते हुए ऐसे ड्राइव नहीं कर सकती। ये खतरनाक है। आप बस सामने ध्यान दीजिए। नक्श सर, मेघा ने अपनी नाजुक आवाज में पलटकर जवाब दिया, आपको तो हिलने की भी जरूरत नहीं है। खास खास। नक्श ने हल्के से 2 बार खांसा। लोग कहते हैं कि इंटरनेट सेलिब्रिटी शकल काफी खराब है, और वो गलत नहीं कहते। भले ही मेघा सिर्फ एक पार्ट टाइम इंटरनेट सेलिब्रिटी मानी जाती हो, लेकिन उस शकल की खराब हवा उस तक भी पहुंच चुकी थी। ये कुछ वैसा ही लग रहा था जब नक्श पहली बार शनाया से मिला था, जब हर कोई कहता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत खराब है। नक्श, जो कि इस दुनिया से बाहर का था, उसने सिर्फ इसके बारे में सुना था, जब तक कि उसने टैलेंट मीडिया को टेकओवर नहीं किया और पहली बार बड़ी टीवी स्टार शनाया को सामने से नहीं देखा। स्क्रीन पर उसकी इमेज हमेशा लड़कों की सपनों की रानी जैसी होती थी, लेकिन नक्श के सामने वह सीधे डेस्क के नीचे पहुंच गई थी। मुझे मत बताना कि तुम भी गियर बदलना चाहती हो। ड्राइविंग की अपनी आदत की वजह से नक्श ने एक हाथ गियर शिफ्टर पर रखा हुआ था। डैम, पैसेंजर सीट पर बैठी मेघा ने भी गियर शिफ्टर के साथ खेलना शुरू कर दिया था। मैडम, आपको पता है ना कि यह बहुत खतरनाक है? नक्श ने मन ही मन शिकायत की। हालांकि उस छोटे से हाथ का मुलायम स्पर्श और सड़क पर इस माहौल के साथ मिलकर सच में बहुत रोमांचक था। मैं तुम्हें टहलने के लिए रिवरफ्रंट पार्क ले चलता हूँ। नक्श ने बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से कार को एक नई दिशा में मोड़ दिया। एक और रेड लाइट, कार रुक गई। यह कोएनिक से एक सड़क पर मुड़ मुड़ कर देखने वालों की पहली पसंद थी। वहां रुकने से यह आसपास के राहगीरों के लिए फोकस का केंद्र बन गई। एक बच्चा जो उत्सुकता से इस स्पोर्ट्स कार को देख रहा था, उसने नोटिस किया कि पैसेंजर सीट पर एक पल कोई बैठा था और अगले ही पल वह खाली हो गई। पापा, क्या कार में बैठी वो दीदी कोई जादू दिखा रही हैं? मुझे वो एक पल दिखती हैं और फिर अगले ही पल गायब हो जाती हैं। बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पापा का हाथ पकड़े हुए हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये पक्का कोई जादू ही होगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन उसके दिमाग में वह तंज कसते हुए सोच रहा था, ये कुछ बड़ा और छोटा जादू चल रहा है। डैम, इसके लिए तुम्हारे पास लग्जरी कार होनी चाहिए। तो तुम सड़क पर चलते हुए कार में मजे ले रहे हो, है ना? मैं भी वो फील करना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं वापस जाकर एक पोस्ट करूंगा, यामाहा की सवारी किसे चाहिए? कोई वाइब है? इस स्पोर्ट्स कार में स्पेस काफी कम था। असल में यहाँ एक्साइटेड होना आसान नहीं था, और एक जानी पहचानी कार पार्किंग में ड्राइव करने के बाद नक्श ने बस कार रोक दी। फिर उसने सीट को पीछे की तरफ एडजस्ट किया, अपनी आंखें बंद की और चुपचाप मेघा की कलाकारी का मजा लेने लगा। आखिरकार एक अनुभवी ड्राइवर के तौर पर जो सालों से कारों का शौक रखती थी, उसकी स्किल्स सच में सॉलिड और भरोसेमंद थी। यहाँ मिस्टर नक्श को साफ सफाई का थोड़ा ज्यादा ही शौक है। वह आमतौर पर उन लड़कियों के साथ ज्यादा गहराई में नहीं जाता जिनका वियर एंड टियर लेवल हाई होता है और सिर्फ ऊपरी बातों तक ही सीमित रहता है। आधे घंटे से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद मेघा को आखिरकार उसकी मजदूरी मिल गई। वह कोई फालतू खर्च करने वाली औरत नहीं थी। उसने वो सारी मजदूरी निगल ली, एक क्लीन स्वीप करते हुए। नक्श सर, मैंने कैसा किया? उसने अपने मुंह के किनारे पोंछते हुए पूछा। बुरा नहीं है। तकनीक एकदम एक्सपर्ट वाली है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। नक्श ने एक जज की तरह कमेंट किया। ठीक है, मैं कोशिश करती रहूंगी।
मेघा खिलखिलाकर हंसी, अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, नक्श सर, क्या मैं वापस ड्राइव कर सकती हूँ? बिल्कुल, तुम अभी के लिए कार चला लो। एक बार टास्क पूरा हो जाए तो हम ओनरशिप तुम्हारे नाम कर देंगे। नक्श ने धीरे से मेघा के गाल को थपथपाया और फिर ड्राइविंग सीट उसे दे दी। विंचेजर लग्जरी कार्स। आकाश और रोहन और बाकी लोग अभी भी नहीं गए थे। आकाश भाई, उन्हें गए हुए 1 घंटा हो गया है, एक रूम लेने के लिए इतना टाइम काफी है। नक्श और मेघा को काफी देर से वापस न आते देख कबीर धीरे से बड़बड़ाया और उसकी बातों ने आकाश की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वह बिल्कुल यही सोच रहा था, उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई थी और हो सकता है वो सच में किसी होटल चले गए हों। रोहन, क्या वो तुम्हारे जीजा जी नहीं है? अगर वो तुम्हारे सामने मेघा के साथ सेट हो गए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आकाश ने रोहन की तरफ देखा। आकाश भाई, हम बस ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। मेरे जीजा जी और मेघा बस कार की टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं और आपने पहले भी सुना था मेघा डीलरशिप को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो शूट करने में मदद करने वाली है। यह एक बिजनेस कोलैबोरेशन है। भले ही रोहन को भी शक था, लेकिन उसे अपने जीजा जी का साथ देना ही था। वह आकाश की बातों को अपनी बहन से अकेले में तो बता सकता था, लेकिन वह आकाश और बाकी लोगों के सामने यकीनन उन्हें सच नहीं मान सकता था। वो दोनों पक्का रूम लेने ही गए हैं। तुम लोगों ने पहले मेघा के चेहरे के हाव भाव देखे थे, इतने जवान और अमीर आदमी के सामने वो पक्का खुद को उसके हवाले कर देगी। कबीर ने फिर से बीच में टांग अड़ाई। बस बहुत हो गया, इसके बारे में बात करना बंद करो। चलो चलते हैं। आकाश अब और रुकना नहीं चाहता था, उसे लग रहा था कि उसका हर एक सेकंड बिताना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। हालांकि जैसे ही हर कोई जाने की तैयारी कर रहा था, कोएनिग्सेग वापस डीलरशिप में आ गई। लेकिन इस बार मेघा कार चला रही थी और नक्श पैसेंजर सीट पर बैठा था। तो कार मेघा को दे दी गई है। डैम, उन्होंने अभी कौन सी डील फिक्स की है? आकाश ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि उन दोनों ने किसी तरह का कोई सौदा तय कर लिया है। असल में, जबकि सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था, उन दोनों के बीच का करीबी रिश्ता सच था। इसका मुख्य कारण ये था कि फीमेल इन्फ्लुएंसर मेघा कुछ ज्यादा ही एक्टिव थी और नक्श उन आदमियों में से था जो ऐसे ऑफर्स को ठुकरा नहीं पाते। तुम अभी के लिए ये कार चला सकती हो। फिर अगर तुम डीलरशिप के अंदर किसी भी कार को शूट करना चाहो तो बस मैनेजर रमेश से बात कर लेना। कार से बाहर निकलने के बाद नक्श ने मैनेजर रमेश को बुलाया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। हम मेघा ने सिर हिलाया और फिर पूछा, नक्श सर, क्या मैं उस इंसान से मिल सकती हूं जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है? मैं जॉइंट क्रिएशन के बारे में बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। नक्श काफी समय से तान्या से नहीं मिला था और उसने तुरंत उसे कॉल किया। उस वक्त तान्या अपने डांस ट्रेनिंग सेंटर में थी। ये सुनकर कि नक्श आना चाहता है, वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। हाल ही में तान्या काफी उदास महसूस कर रही थी। वह लगातार परेशान रहती थी, पहला क्योंकि उसने श्रुति की प्रेगनेंसी के बारे में सुना था और दूसरा क्योंकि नक्श उससे कम बातचीत कर रहा था। उसे खतरे का बहुत तगड़ा एहसास हो रहा था। उसका दिमाग इस बात में उलझा हुआ था कि नक्श को कैसे खुश किया जाए। आखिरकार उसने ये निष्कर्ष निकाला कि मर्दों को हमेशा कुछ नयापन पसंद होता है और वे हमेशा रोमांच और ताजगी की तलाश में रहते हैं। उसने सोचा कि उसका पहले वाला गर्ल ग्रुप बनाने का तरीका सही था, इसलिए उसने उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि उसकी पुरानी ग्रुपमेट्स, जो उसकी करीबी दोस्त और राजदार थीं, रूप, रंग और फिगर के मामले में उसके जैसी अच्छी नहीं थीं। उस वक्त तान्या का आइडिया किसी से पीछे न रहने का था, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी। उसे लगा कि एक हाई क्वालिटी गर्ल ग्रुप बनाकर ही वह नक्श को अपने पास रोक सकती है। इसलिए उसने सीधे अपनी चचेरी बहन सुहानी कपूर को बुला लिया, जो अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वह राजकोट आर्ट कॉलेज की छात्रा थी, 19 साल की, अपने सेकंड ईयर में थी। राजकोट आर्ट कॉलेज में उसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। तान्या को पक्का यकीन था कि नक्श को उसकी चचेरी बहन पसंद आएगी, जो एक आर्टिस्टिक और प्योर स्कूल ब्यूटी जैसी लगती थी। लेकिन सुहानी अभी भी अपनी जॉब की स्थिति के बारे में बात नहीं कर पाई थी। मुख्य समस्या ये थी कि उसे बात छेड़ने का सही मौका नहीं मिला था। उसकी चचेरी बहन बस एक भोली भाली यंग लड़की थी, ऐसे मामलों को बहुत धीरे धीरे हैंडल करने की जरूरत थी। उसे डर था कि सीधा सीधा बोलना उसे डरा सकता है। हालांकि आज का दिन किस्मत वाला था। चचेरी बहन सुहानी कपूर भी अपने ही डांस ट्रेनिंग सेंटर में क्लास ले रही थी, जिसने उसे नक्श सर से मिलवाने का एक परफेक्ट मौका दे दिया।
कई यंग लड़कियों को दबंग सीईओ टाइप के लड़के पसंद होते हैं और उनके खुद के नक्श भाई टीवी सीरियल्स वाले उन टिपिकल सीईओ जैसे ही थे, बल्कि टीवी पर दिखाए जाने वाले सीईओ से भी ज्यादा हैंडसम और अमीर। सुहानी, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में आने वाला है और मैं तुम्हें तुम्हारे जीजा जी से मिलवाऊंगी। चचेरी बहन सुहानी के अपनी क्लास खत्म करने के बाद तान्या ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। ओह ठीक है। सुहानी ने तौलिए से अपनी गर्दन से पसीने की बूंदें पोंछीं। उसकी लंबाई लगभग 165 सेमी थी, उसका रंग गोरा था और उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव था। भारी एक्सरसाइज से उसके नाजुक गाल लाल हो गए थे और पसीना पोंछते हुए उसकी हाई पोनीटेल हल्के से झूल रही थी, जिससे उसमें एक यूथफुल वाइब आ रही थी। तान्या, तुमने कहा था कि यह स्टूडियो मेरे जीजा जी ने तुम्हारे लिए खोला है, तो क्या इसका मतलब है कि वह सच में बहुत अमीर है? तौलिया सूखते हुए सुहानी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बहुत अमीर। तान्या ने जानबूझकर यह नहीं बताया था कि नक्श कितना अमीर है, क्योंकि वह उस लड़की को चौंकाना चाहती थी जिससे पैसे को लेकर उसकी सोच ही बदल जाए। हे, तो क्या इसका मतलब है कि मैं आज तुम्हारे साथ फ्री के खाने पीने के लिए आ सकती हूँ? यह एक बहुत ही शानदार दावत होनी चाहिए, है ना? सुहानी ने बेसब्री से इंतजार करते हुए कहा, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसे खाने का बहुत शौक है। बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तान्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसकी चचेरी बहन को पैसों की कोई खास समझ नहीं थी और ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि एक बड़ा बिजनेसमैन होने का क्या मतलब होता है। वह अभी भी फ्री के खाने के बारे में ही सोच रही थी। तान्या, मैं पहले शॉवर लेने जा रही हूँ। सुहानी ने बाथरूम की तरफ जाते हुए आवाज दी। तान्या पहली मंजिल पर बने बार की तरफ गई, अपना एक हाथ गाल पर रखा और नक्श के आने का इंतजार करते हुए बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद अचानक बाहर से एक स्पोर्ट्स कार की तेज गर्जना सुनाई दी और फिर एक बहुत ही कूल दिखने वाली स्पोर्ट्स कार ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर आकर रुकी। तान्या उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से बाहर निकली। हालांकि उसने इस कार को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अगर कोई इस वक्त ऐसी सुपरकार में आता है तो बहुत चांस थे कि वह नक्श ही हो। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, नक्श सच में कार से बाहर निकला। नक्श सर, तान्या एक्साइटमेंट में दौड़कर उसके पास गई। चूंकि वे कई दिनों से नहीं मिले थे, वह लगभग नक्श को उसी वक्त दूसरी मंजिल के रेस्ट रूम में खींच ले जाना चाहती थी। वह रेस्ट रूम सिर्फ उसके लिए रिजर्व था, या यूं कहें, उसके और नक्श सर के लिए। हालांकि जब उसने नक्श को गले लगाया तो उसने नोटिस किया कि एक लंबी और खूबसूरत औरत ड्राइविंग सीट से बाहर निकली है। तान्या की भौहें हल्की सी उठी। वह जानती थी कि नक्श सर के आसपास कई औरतें थीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नक्श आज अपने साथ किसी दूसरी औरत को लेकर आएगा। इसका क्या मतलब था? इस वक्त मेघा की फीलिंग्स काफी उलझी हुई थीं। वह जानती थी कि नक्श जैसे आदमी की बहुत डिमांड होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर होगा। विंचेजर लग्जरी कार्स में वो एक बेहद खूबसूरत और मैच्योर औरत थी। अब यहाँ एक और उससे भी छोटी, उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव और बेहतरीन फिगर वाली लड़की थी, और उनके बात करने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि उनके बीच बहुत ही करीबी रिश्ता है। तो ये दो औरतें हो गईं। मेघा को अचानक महसूस हुआ कि परमानेंट होने का उसका ये सफर काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। नक्श सर के आसपास इतनी सारी खूबसूरत औरतों के होने से एक गर्लफ्रेंड बनना भी किसी कंपटीशन से कम नहीं लग रहा था।